Hello my dear students, welcome back to the class of physics by Anwar sir, where every learning is enjoyable। और आज के लेक्चर को जो है वो मैं कल के लेक्चर से कंटिन्यू करूंगा, यानी कि आज भी जो है वो हम पहले 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे कूलम पे बेस, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कूलम्स लॉ का क्लियर हो जाए। और उसके बाद में हम जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कि हमने जो पिछली क्लास में क्या सीखा था। पिछली क्लास में हमने जो है वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था कूलम्स लॉ का। उसके बाद हमने जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। तो चलिए अब जो है वो हम आगे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का फर्स्ट एग्जांपल कि द चार्जेस ऑन टू स्मॉल स्फीयर्स ऑफ द सेम साइज। ध्यान से देखना, इसमें आपको क्या दिया है कि सेम साइज आपको पहले ही बोल दिया है। आ रही बात समझ में? दो चार्ज छोटे छोटे, उन पे जो चार्ज है वो कितना है, एक पे 2q है, एक पे -q है। उसके बाद में कीपिंग देम एट अ डिस्टेंस r, उनको जो है वो r डिस्टेंस पे रखा गया है और उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। ठीक है। नाउ बाय कंडक्शन, अब कंडक्शन का हमने मेथड पढ़ा था चार्जिंग में, पता चल गया आपको, दिमाग में बैठा लेना उसको, बात करेंगे उसके आगे। नाउ कंडक्शन देम विथ ईच अदर एंड कीप देम एट द सेम डिस्टेंस, उनको आपस में स्पर्श करवा के, टच करवा के वापस क्या किया, उतनी ही डिस्टेंस पे रख दिया। अब बताइए कि उनके बीच में जो है वो न्यू फोर्स यानी कि नया बल जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। अरे बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए दो चार्ज मेरे पास में थे, एक ये और एक ये। इन दोनों को क्या किया, r डिस्टेंस पे रख दिया। ठीक है, इन दोनों को r डिस्टेंस पे रख दिया। अब इनके बीच में बोला कि फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है। अगर इनके बीच में फोर्स F लग रहा है तो अपन चलते हैं कूलम के नियम से। तो F इज इक्वल टू क्या होता है कि Q1 Q2। अब Q1 और Q2 यानी चार्ज को अपन किस में लेते हैं, कूलम के नियम में क्या बताया था, हमेशा उनका क्या लेते हैं अपन, परिमाण लेते हैं, चिन्ह उनका नहीं लेते, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब इस चार्ज को आपको क्या करना है, चिन्ह के साथ में नहीं रखना है। कूलम्स ने यही बताया था अपने को कि दोनों चार्ज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होना चाहिए, उनके परिमाण के रूप में होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होना चाहिए। सो के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, r डिस्टेंस है। तो देखिए यहां से क्या निकल के आया, F इज इक्वल टू 2k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। तो ये फोर्स निकल गया इनके बीच में। अब उनको क्या किया है, दोनों को आपस में स्पर्श करवाया है, यानी नाउ बाय कंडक्शन, कंडक्शन यानी स्पर्श द्वारा, यानी चालन द्वारा, हिंदी में बोले तो। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैंने आपको ये भी बताया था कि दोनों जो दो बॉडीज होती है, ठीक है ना, या दो कोई ऑब्जेक्ट है, उन पे चार्ज बराबर कब बढ़ता है, जब आप उनको स्पर्श करवाते हो, तब जब उनका शेप, साइज और मटेरियल सेम होता है, तभी जो है वो चार्ज क्या होता है, बराबर बढ़ता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ने पहले ही दे दिया कि सेम साइज, यानी कि ये समान आकार, उनका आकार क्या है, समान है, तो इसका मतलब चार्ज क्या होगा, बराबर बराबर बटेगा। और इसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको करना कुछ नहीं है, दोनों चार्ज को जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 2। 2 क्या है कि मेरे पास में दो बॉडी है, इसलिए 2 ले रहा हूं मैं। तो आगे बात समझ में, अगर मेरे पास में 3 बॉडी होती तो क्या करता, तीनों को जोड़ता और डिवाइडेड बाई 3 कर देता। तो बस यही है। नाउ बाय कंडक्शन 2q प्लस -q डिवाइडेड बाई 2, सो 2q -q, तो ये मेरे पास में हो जाएगा q/2। यानी अब दोनों ही स्मॉल स्फीयर जो मेरे पास में दे रखे हैं, उन पे चार्ज कितना है, अब q/2 चार्ज है। तो उनको अब क्या किया, वापस उतनी ही डिस्टेंस पे जो है वो रख दिया, यानी कि r डिस्टेंस पे रख दिया। अब इन पे चार्ज जो है वो q/2 है। तो इसका मतलब अगर इन पे चार्ज बदल गया है तो इनका मतलब इस पे फोर्स भी जो है वो बदल गया होगा। अब फोर्स क्या होगा वो हम निकालते हैं, उसको मैं दे देता हूँ क्या, F'। फॉर्मूला वही के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, सो के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए यहां से क्या निकल के आया, F' इज इक्वल टू के Q स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 और ये नीचे r स्क्वायर। ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2। आगे बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो मेरे पास में हो जाएगा F' अपॉन F इज इक्वल टू, सो के Q स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां से मेरे पास में 2k Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। या तो क्लियर है? अब देखो यहां से ये के Q स्क्वायर से ये के Q स्क्वायर मर गया, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर भी मर गया, तो ये देखो 2 यहाँ चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये मेरे पास में आ गया 1/8।
तो यहां से एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई, तो पता चल गया। अब जो फोर्स है इनके बीच में वो पहले फोर्स का कितना है 1/8 टाइम्स है। आ रही बात समझ में? यानी पहले फोर्स का कितना 1/8 गुना है। क्लियर है? यानी फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेकंड एग्जांपल जो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ पे बेस्ड, यानी कि जो हमने सदिश रूप पढ़ा था कूलम के नियम का, उसी पे बेस्ड जो है वो ये न्यूमेरिकल है। तो देखिए क्या है कि अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट 2 मीटर, 1 मीटर। सिंपल सी बात है कि एक चार्ज आपको दे रखा है 2 माइक्रोकूलम का, और वो जो है वो इस पॉइंट पे रखा हुआ है। ये पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2i कैप प्लस j कैप। सिंपल है। नाउ दूसरा चार्ज जो है वो क्या है -5 माइक्रोकूलम इज एट -2 मीटर, 4 मीटर। तो यानी क्या हुआ, इस चार्ज का पोजीशन ये क्या दे रखा है आपको, बेसिकली ये एक इसकी पोजीशन दे रखी है, यानी इसकी एक स्थिति दे रखी है। अब आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द फोर्स। अब देखो फोर्स क्या निकालना आपको, ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, यानी आपको बल निकालना है दूसरे चार्ज पे फर्स्ट के कारण, ये लिखा हुआ है। तो प्रथम आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये क्या दे रखा है, सबसे पहले अपन बात करें चार्ज की। तो देखो चार्ज Q1, इसको अपन Q1 दे देते हैं। Q1 आपको दे रखा है कितना 2 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज आपको दे रखा है वो कितना -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसका ये पॉइंट दे रखा है, तो इसको अपन क्या करते हैं R1 वेक्टर मान लेते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं वेक्टर में। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2i कैप प्लस j कैप और ये मीटर। सिंपल है। नाउ ये R2 दे रखा है, क्या दे रखा है आपको -2i कैप प्लस 4j कैप मीटर। आगे की बात समझ में तो पता चल गया आपको, ये वेक्टर फॉर्म का ही क्वेश्चन है कूलम के नियम का। अब क्या बोला आपको कि दूसरे चार्ज पे फोर्स निकाला, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो क्या हमें यही निकालना है F21, मैंने बताया था आपको फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला वही के Q1 Q2 अपॉन R², यानी मेरे पास में क्या R21 का स्क्वायर और साथ में क्या आएगा इसका यूनिट वेक्टर R21। सिंपल सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली है क्या, इसका मैग्नीट्यूड ही तो है। अरे यार, ये मैग्नीट्यूड ही तो है इसका। आगे बात समझ में, इसको ऐसे लिखो चाहे R² लिखो, एक ही बात है। ये मैग्नीट्यूड लगा रहा हूँ बिकॉज अब आपको आगे समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। क्लियर है यहाँ तक? और इसको मैं चेंज कर दूँ, ये मैंने आपको बता रखा है ना कि वेक्टर R को अपन कैसे लिखते हैं, सॉरी जो है वो R कैप को कैसे लिखते हैं, वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड R, ये तो लिखा जाता है। और यहाँ मैंने R लिखा था वहाँ पे, तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये मेरे पास में हो जाएगा F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा R21 का क्यूब और ये वेक्टर R। कुछ नहीं किया, ये जो था ना इसको साथ में लेके आ गए, तो क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा ना नीचे, और ये वेक्टर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं हम, सारी वैल्यूज जो है एक बार इसमें पुट कर देते हैं। अब ये भी मैंने आपको बता रखा है ना, इसको कैसे लिखेंगे R21 को। अब देखो कई कई बुकों में इसमें जो है ना इसको लिखा हुआ होता है R2 माइनस R1, कई बुक में लिखा हुआ होता है R1 माइनस R2। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही सही है। आ रही बात समझ में? बस वो साइन से पता चल जाता है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, या मान लो कि एक्स पॉजिटिव एक्सिस में लग रहा है या नेगेटिव एक्सिस में लग रहा है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? तो आप कोई भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप चाहे R2 माइनस R1 लिखो चाहे R1 माइनस R2 लिखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? वो बस इससे सिर्फ आपको जो है वो डायरेक्शन पता चल जाएगी फोर्स की किधर है। नाउ F21 K की वैल्यू बोलो फटाफट, 9 × 10 की पावर 9। Q1 कितना दे रखा है आपको 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 × 10 की पावर -6। दूसरा क्या दे रखा है आपको, साइन नहीं लेना, मैंने पहले बताया था, मैग्नीट्यूड लेना है आपको 5 × 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 क्यों? क्योंकि ये आपको किस में दे रखा है, माइक्रो में दे रखा है। तो माइक्रो आपको पता है 10 की पावर -6 होता है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एक तो देखो इसकी जरूरत है तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, एक बार R2 माइनस R1 निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ये आपको कैसे निकालना है, देखो R2 माइनस R1। तो देखो R2 क्या दे रखा है, ये रहा -2i कैप प्लस 4j कैप, फिर -2i कैप प्लस j कैप।
ठीक है, -2ik प्लस 4j -2ik प्लस j। तो देखो वेक्टर R21 आपके पास में कितना आ गया, ये हो जाएगा कितना -4ik, और इस तरीके से ये 4 में से 1 चला जाएगा, तो बचेगा आपके पास में +3j। तो ये आपके पास में R21 आ गया। अब रख दो इसके अंदर इसमें, तो देखो F21 क्या आएगा, F21 इज इक्वल टू k की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, Q1 आपके पास में 2 × 10 की पावर -6 यानी 2 माइक्रोकूलम, ये 5 माइक्रोकूलम, ये लो, और ये आपके पास में आ जाएगा 4 प्लस 3j का क्यूब, और इस तरफ -4i प्लस 3j। अब देखो ये कैसे निकालते हैं, ये आपने 11th में सीखा है बहुत अच्छे से, ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा मैं चर्चा करूंगा नहीं, ये सिंपल सा है, आप ऐसे ही निकालोगे 4i प्लस 3j। आपको पता है कैसे निकालते हैं ये, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25 का रूट कितना आपके पास में 4, हाँ ये हो जाएगा आपके पास में कितना 5, सीधा सा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 5 आ गई। सो F21 इज इक्वल टू, अब देख लो यहाँ पे कितना हो गया, ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया 90 मल्टीप्लाई, ये हो गया कितने -12, 9 में से -12 जाएंगे, पीछे बचेंगे -3, ये आपके पास में आ गया 5 का क्यूब कितना 125, और फिर पीछे आपके पास में 4i प्लस 3j, और फोर्स तो किस में होता है, न्यूटन में। बस कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो और ये इसके बाद में क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। अगली बात समझ में सिंपल है, ठीक है ना, फटाफट नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स, हमारा अगला एग्जाम्पल आज का ये है कि द 2 बॉल्स ईच ऑफ मास 200 ग्राम, मेरे पास में 2 बॉल्स है, उनका मास उनका द्रव्यमान कितना दे रखा है 200 ग्राम दे रखा है, आर हंग फ्रॉम अ पॉइंट, उनको किसी एक पॉइंट से लटकाया गया है, ठीक है, बाय 2 इंसुलेटिंग थ्रेड्स, यानी 2 कुचालक रस्सियों से, और उन रस्सियों की लंबाई भी आपको दे रखी है कितनी 40 सेंटीमीटर है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो 2 बॉल्स आर इक्वली चार्ज, दोनों ही बॉल्स क्या है इक्वली चार्ज है, यानी या तो उन पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा या उन पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा, क्लियर, एंड आर एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 4 सेंटीमीटर है, इन नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट यानी साम्य अवस्था, या हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, नॉर्मल को अपन इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं। सो डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच बॉल, अब आपको दोनों ही बॉल्स पे चार्ज क्या है वो बताना है, यानी एक पे आ जाएगा तो दूसरे पे तो सेम वही है, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखना। मेरे पास में जो 2 बॉल्स हैं उनको लटकाया गया है, ठीक है, ये एक बॉल मेरे पास में यहाँ पे, और ये दूसरी बॉल मेरे पास में यहाँ पे। अगली बात समझ में, ये 2 बॉल है, इनको ऐसे लटकाया गया है, ठीक है, और इनकी लेंथ दे रखी है हमें कितनी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है, और दोनों पे चार्ज क्या है सेम चार्ज है, मान लिया मैंने इन पे क्या है +q चार्ज है, चलिए ये मैंने इन पे +q चार्ज मान लिया, क्लियर, ओके। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आई है 4 सेंटीमीटर, ये इनके बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, समझ में आ गया तो क्लियर है, आगे बढ़े। चलो इसको क्या करता हूं मैं, यहां से ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। मान लिया मैंने ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा थीटा ही होगा, सिंपल से ज्योमेट्री लगा लो आप यहाँ पे। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर ये 2 चार्ज ऐसे हैं साम्य अवस्था में, तो इनका मतलब इन दोनों पे फोर्स लग रहा होगा, वो भी क्या लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, इनका मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, ये इस तरफ फोर्स लगा, इसका इस तरफ फोर्स लगेगा, क्लियर। अगर ये ऐसे लटकाए गए हैं तो इसका मतलब द्रव्यता भी इसको अपनी तरफ खींचेगी, यानी इस पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, वो आपको पता है क्या होता है mg होता है, यानी इसका तो कुछ ना कुछ तो मास है, वो दे रखा है आपको कितना 200 ग्राम, तो इसका मतलब इनका mg का लगेगा नीचे की ओर लगेगा, दूसरा फोर्स ये इस तरीके से इस पे भी फोर्स लगेगा mg नीचे की ओर। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये 2 रस्सियां हैं तो इसका मतलब इनमें एक टेंशन फोर्स भी लगेगा, यानी कौन सा तनाव बल, वो मेरे पास में ये क्या है P है, इस पे भी जो है वो P लग रहा है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अगर ये थीटा है तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ज्योमेट्री लगाओ, अगर ये थीटा तो ये भी कितना, ये भी थीटा ही तो होगा, देख लो। अगर ये 2 पैरेलल लाइन है
और अगर ये लाइन इसको कट करते हुए जाए तो जो अल्टरनेट एंगल, एकांतर जो कोण होता है वो बराबर होता है। ये थीटा तो ये भी थीटा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। आगे बात समझ में? आगे बढ़े, ध्यान से रखना, जिधर थीटा होता है उधर अपन कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? कॉस का कंपोनेंट लेते हैं। तो इसका मतलब इस तरफ कौन सा आएगा? वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक t cos थीटा, और इस तरफ कौन सा आएगा? t sin थीटा। इसी तरीके से इसके लिए इस तरफ जो आएगा वो क्या आएगा? t cos थीटा, और इस तरफ जो आएगा वो क्या आएगा? t sin थीटा। अब अगर ये साम्य अवस्था में रहे होंगे, साम्य अवस्था में रहने का मतलब है कि ये दोनों एक ही जगह पे रहे। अगर साम्य अवस्था में नहीं होंगे तो क्या होगा? या तो बॉल दोनों नीचे गिर जाएगी, तो इसका मतलब इस फोर्स को बैलेंस करके कौन रखेगा? यही तो रखेगा, और इस फोर्स को बैलेंस करके कौन रखेगा? ये रखेगा। तो सिंपल सा आपको डायग्राम से पता चल रहा होगा कि t sin थीटा इज इक्वल टू f, और f क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलंबियन फोर्स। वो क्या है कि Q1 Q2, तो ये मेरे पास में हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं कुछ भी मान लेता हूँ अभी, जो है वो d है, ये d डिस्टेंस है इनके बीच की। तो इसका मतलब ये क्या होगा मेरे पास में? d स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। दूसरा t cos थीटा, नाउ t cos थीटा इज इक्वल टू, इसको कौन इक्वल करेगा? ये, तो ये मेरे पास में क्या आ गया? mg। ये इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है यहाँ तक? आगे बात समझ में? अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो देखो मेरे पास में क्या आ जाएगा? t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा इसके mg। सिंपल है यहाँ तक? तो देखो ये t से ये t मर जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये मेरे पास में हो गया tan थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर mg। ओके, अब क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। आगे से तो बोला है निकालेगा, इसको इधर रखते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं? ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखो मेरे पास में आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, d स्क्वायर mg tan थीटा अपॉन k। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? बिल्कुल सही है। ये दोनों इधर चले जाएंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब q निकालना है, तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा? ये रूट आ जाएगा। आगे बात समझ में? यहाँ तक तो क्लियर है? आगे बढ़े, अब बात करते हैं कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे ये बताइए, अगर स्मॉल एंगल की बात करें तो tan जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0, और sin जीरो की भी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। लगभग स्मॉल एंगल की बात करें, यानी 0 से लेके लगभग 10 डिग्री ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5-6 डिग्री तक साइन और tan की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। तो मैं यहाँ पे यही कहने वाला हूँ कि tan थीटा इज लगभग क्या होगा? sin थीटा ही तो होगा। अब sin थीटा आप जानते हो कि क्या होता है? sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। तो चलते हैं अपन इस ट्रायंगल के अंदर, दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले लो, दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले लो, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। लंब देखो इसके अंदर क्या है, अगर मान लो ये थीटा है, अगर मान लो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। तो ये तो हमें पूरी दे रही कि कितनी? 4। तो इसका मतलब ये कितनी होगी? अरे बताओ, ये कितनी होगी? ये 2 ही तो होगी, और ये दे रखी आपको कितनी? 40। तो इसका मतलब ये मेरे पास में हो गया 2/40, यानी ये मेरे पास में कितना आ गया? 1/20। क्लियर? तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे 1/20। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अरे समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो tan थीटा 1/20 मिल गया। d तो अपने को पता है, m की बात करते हैं, तो m आपको कितना दे रखा है? 200 ग्राम। 200 ग्राम, ध्यान रखना ये ऐसा यूनिट नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं, इसको ऐसा ही चेंज करना पड़ेगा। 200 ग्राम को आपको करना पड़ेगा किसमें? किलोग्राम में। तो यानी 200 डिवाइडेड बाई 1000, सिंपल सी बात है, डिवाइड कर तो कितना आ गया? 0.2। तो इसका मतलब m की वैल्यू आपको मिल गई कितनी? 0.2। सो q इज इक्वल टू रूट, अब ध्यान से देखना है, d कितना है? 4 सेंटीमीटर। हरी बात समझ में? कितना है? 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, पहले बता रहा हूँ, सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई इसको 100 से डिवाइड कर दो, यानी 10 की पावर -2, और इसका होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ m कितना है? 0.2, और g आपको पता है कितना? 9.8 होता है, अपन 10 ले लेते हैं, ठीक है? tan थीटा की वैल्यू कितनी? 1/20। सो ये 1/20, और k की वैल्यू आपको पता ही है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, और ये 1/20। बोलो, या तो क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए ध्यान से देखना। Q इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से, नीचे लगा लेता हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास में देखो 4 को क्या मैं बाहर ले लूँ, देखो पहले देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होगा, और नीचे कितना है 9, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 9 का कितना होता है 3, तो इसको मैंने बाहर ले लिया। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये इससे काट दे 100 टाइम्स, सिंपल। नाउ 9 और ये 2 कितना होगा 11, ऊपर कितने -4 और ये 10, तो कितना माइनस का 3, सिंपल सी बात है ना, -4 और ये 10 तो कितना हो गया इसकी पावर 1, तो -3, और नीचे कितना 11, सो -3 तो ऊपर है, ये 11 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 14, और -14 को स्क्वायर रूट से बाहर लोगे तो कितना आ जाएगा 7, 10 की पावर माइनस, और ये क्या, तो ये इस पे चार्ज है। आगे बात समझ में, तो दोनों ही बॉडी पे जो चार्ज है, यानी दोनों ही बॉल्स पे जो चार्ज है वो कितना है 4/3, इसको करो आप 1.33, ठीक है ना। तो आगे बात समझ में, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी ना समझ में आया आप कमेंट करके जरूर बताना, फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने जो है वो कूलम्स लॉ को बहुत अच्छे से समझ लिया है, उसका हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लिया है, और उस पर बेस्ड जो है वो हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी जो है वो हमने सॉल्व किए हैं। तो अब बढ़ते हैं हम आगे, अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का वो है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बात समझ में, हमारा अगला टॉपिक क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा अगर आपने कूलम्स लॉ को जो है वो अच्छे से पढ़ा है। तो एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको ये भी पता चलेगा कि कूलम्स लॉ क्यों था। हमारी बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको ये भी पता चलेगा कि कूलम्स लॉ क्यों था। तो ध्यान से समझते हैं इसको, ठीक है। पहले आपको मैं जो है वो फील करवाता हूँ इस चीज को। तो मान लो मेरे पास में 2 चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव रहे होंगे या दोनों निगेटिव रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे पे फोर्स लगाया, वो हमने जो है वो कूलम्स लॉ पढ़ लिया। इसका मतलब कि पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या मैंने इनको टच करवाया, नहीं करवाया, फिर भी क्या किया, दोनों चार्ज एक दूसरे पे क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज ने ऐसी कोई चीज जनरेट की जिसके कारण इस पे क्या लगा, फोर्स लगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील हुआ, वापस देखो, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे, इसका मतलब इसने क्या किया, ऐसी कोई चीज जनरेट की जिसके कारण क्या हुआ, इस पे फोर्स लगा, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये सेम वैसा ही जैसा आपने 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड। मान लो एक बॉल यहाँ रखी है, अगर मैं उसको छोड़ता हूँ तो अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ उसको खींच लेती है। ऐसा थोड़ी है कि जो अर्थ से हाथ निकल के आता है और उस बॉल को जो है वो खींच लेती है। आगे बात समझे, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो अर्थ क्या करती थी, अपने तरफ जो है वो अपने आसपास एक ऐसा फील्ड जनरेट करती थी जिसको हमने नाम दिया था क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड। आई बात समझ में, तो यहाँ भी सेम वैसा ही। तो इसका मतलब अर्थ का क्या है, अपना एक ऑरा है। इसी तरीके से इस चार्ज का भी क्या है, अपने चारों तरफ एक ऑरा ऐसा है कि जिसमें अगर कोई एक चार्ज आता है वो क्या करता है, उस पर एक फोर्स लगाता है। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में। तो समझते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखना है इसको, तो ध्यान से देखो। मान लो ये मेरे पास में कोई +Q चार्ज है, ठीक है। इसके चारों तरफ ये क्या करेगा, अपनी तरफ एक अपने चारों क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। वो देखो कैसे, ये मैंने आपको बताया। तो मान लो मैंने क्या किया, इसके पास में कोई एक चार्ज लेके आया Q0 चार्ज, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, हमेशा ध्यान रखना कि ये चार्ज होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अरे बात समझ में, हिंदी में बोलते हैं इसको परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। ये होता है बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा चार्ज होता है, ठीक है ना, बहुत छोटा चार्ज होता है। क्लियर, जीरो नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत छोटा होता है, क्लियर। तो अब दोनों ही क्या पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जब चार्ज इसके पास में आएगा तो ये इसको देखेगा कि बोलेगा कि भाई आप भी पॉजिटिव हो तो चलो भागो इधर, इस पे फोर्स लगेगा। आगे बात समझ में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे। इस तरीके से मान लो अगर ये चार्ज यहाँ ना होकर यहाँ होता तो फोर्स किधर लगता, इस तरफ लगता। अगर मान लो ये चार्ज यहाँ होता तो फोर्स किधर लगता, इस तरफ लगता। अगर यही चार्ज अगर यहाँ होता तो फोर्स कहाँ लगता, इस तरफ लगता। मान लो यहाँ होता
तब फोर्स कितना लगता, इस तरफ लगता, फिर भी फोर्स लगता। तो यहाँ से एक चीज पता चली आपको, क्या पता चली कि इस चार्ज ने अपने चारों तरफ एक ऐसा इलाका, इसको हम, या मैं इसको ऐसा बोलूंगा, अरे बात समझ में, भाई लोगों का इलाका इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी इस चार्ज ने अपने चारों तरफ एक ऐसा इलाका बनाया, ऐसा क्षेत्र बनाया, ऐसा फील्ड बनाया कि जिसमें कोई दूसरा चार्ज आया तो इसने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया। आई बात समझ में। अब पता चला आपको कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो क्यों होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो हालांकि कूलम्ब्स तो तब पढ़ चुके हैं कि Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, लेकिन यहाँ से पता चलता है कि कूलम्ब्स लॉ होता है क्यों। आई बात समझ में। तो इसका मतलब इसने क्या किया, इस तरफ इसको भगाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रही होगी, इसी डायरेक्शन में तो रही होगी। आगे बात समझ में। और इस तरीके से यहाँ पे इस तरफ, यहाँ बोले तो इस तरफ, यहाँ इस तरफ, इधर होगा तो इधर, ये होगा तो इधर। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसे देखिए, चलो पहले अगर ये तो मान लो, चलो पॉजिटिव चार्ज की बात कर ली मैंने, नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज की बात करें, ये लो, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे मेरे पास में Q0 चार्ज लगा है। अब बताओ इस पे जो है वो फोर्स किस तरफ करेगा, ये इसको क्या करेगा, जो है अपनी तरफ खींचेगा, यानी फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा। मान लो ये यहाँ होता, ये Q0 चार्ज, तो फोर्स किधर लगता, इस तरफ लगता। मान लो ये यहाँ होता, तब फोर्स किधर लगता, इधर लगता। ये यहाँ होता तो फोर्स किधर लगता, इस तरफ लगता। ये Q0, ये फोर्स कहीं पे भी रखो, यहाँ रखो, इधर होगा, यहाँ होगा तो इस तरफ होगा, यहाँ होगा तो इस तरफ होगा, यहाँ होगा तो इस तरफ। तो यानी कहने का मतलब मेरा सिंपल सा मीनिंग यही है कि आपको किसी चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता करना है तो आप क्या करो, वहाँ पे एक Q0 चार्ज रख दो, जिधर ये भागेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आ रही बात समझ में। तो यानी ये चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, तो ये चार्ज इस तरफ भागा, जिसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर रही होगी, इससे आउटवर्ड रही होगी। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहाँ पे पहले एक मैं सेंटेंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि एवरी चार्ज creates electric field in the space around itself, यानी कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हिंदी में भी, प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। क्लियर है यहाँ तक बात। अच्छा, अगर मैंने ये बोल दिया कि प्रत्येक आवेश जो है वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है, तो क्या इस Q0 ने भी कोई अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाया होगा? तो हमारा आंसर है कि इसने कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? कि हमने पहले ही बोल दिया कि ये क्या है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और क्या है, बहुत ही छोटा चार्ज है, वेरी वेरी स्मॉल है इसके कंपैरिजन में। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब इसके पास में इतनी वो क्षमता वगैरह नहीं है, इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये क्या कर सके, अपने पास में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने चारों ओर जो है वो जनरेट कर सके। इसीलिए इसको हम जो है वो टेस्ट चार्ज नाम दिया है। कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, इसलिए आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमको इसको जो क्यों यूज कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर लें। लेकिन इसके अलावा दुनिया में जितने भी जो चार्ज होंगे वो सारे क्या करते हैं, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट करते हैं। तो जब भी कोई उसमें जो है वो कोई चार्ज आता है, उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होती है। तो ध्यान से रखना, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो ये होगी ये जो होगी वो होगी आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। हिंदी में बोले तो बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज से दूर, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज से दूर। नाउ इसमें बात करें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो होगी रेडियली इनवर्ड्स, अंदर की ओर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए
चलिए, तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसी होती है, वगैरह वगैरह जो भी बातें कर ली। अब बात करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका परिमाण क्या होता है। तो याद रखो, सिंपल सा है कि हम जो है वो इसको डिफाइन करते हैं वो कुछ इस तरीके से कि अगर आपको किसी भी जगह जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फॉर्मूला आपके पास में आता है कि आप क्या करो, उस जगह पे एक टेस्ट चार्ज रख दो, तो आप निकालो उस पर फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। हिंदी में बोले तो परीक्षण आवेश पर बल, परीक्षण आवेश पर बल बटे परीक्षण आवेश। सिंपल सा, क्लियर है यहाँ तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम फॉर्मूला निकालते हैं या हम जो है वो इसको डिफाइन करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो इस तरीके से निकालते हैं, यानी कि E इज इक्वल टू आपके पास में क्या रहेगा, F अपॉन क्यू नॉट। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी जगह पे तो आप क्या करो, वहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, उस पर कितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब ध्यान से सोचना, अगर मान लो ये क्यू नॉट अगर 1 कूलम का हो, अगर मान लो ये क्यू नॉट 1 कूलम का हो तो यहाँ 1 रखो, तो क्या जितना फोर्स लगेगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधी सी बात है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी जगह पे अगर किसी चार्ज के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो आप क्या करो, वहां पे एक 1 कूलम का एक चार्ज रख दो, जितना फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सिंपल, क्लियर है। तो ये था आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका नाम दिया जाता है, मैं कहाँ पे लिखूँ, ये चलो यहीं पे लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके मैग्नीट्यूड को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहाँ तक। सो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम आगे। ये टॉपिक हमारा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है किसी भी पॉइंट पे। तो ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास में ये प्लस क्यू एक पॉइंट चार्ज है, ये क्या है, पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, यानी कि बिंदु आवेश, ठीक है ना, बिंदु आवेश। मुझे क्या करना है, इससे ये P पॉइंट, यहाँ P पॉइंट है, इस पे मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि कितना है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों एक ही चीज है। मैंने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है, R डिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी हो तो आप क्या करो, उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखो। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, तो अब जब ये इसको देखेगा तो कहेगा कि आप दूर भागो, यानी इस पे फोर्स लगाएगा F, उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इसका मतलब अगर ये इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या रही होगी, इधर ही तो रही होगी, ठीक है। और अगर यूनिट वेक्टर की बात करें इकाई सदिश की, वो क्या होगा, r कैप, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। चलिए अब बात करते हैं कि अभी जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था वो क्या था, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, यही तो था। इसको देखते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब अगर जब ये चार्ज मैंने यहाँ पे रखा तो इसने इस पे फोर्स लगाया, तो वो फोर्स भी अपन निकाल सकते हैं, किससे, बाई कूलम्स लॉ। लगाओ यहाँ पे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये क्या करोगे, यहाँ पे रख दो, तो E इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये Q0, तो देखो Q0 से Q0 कैंसिल आउट, तो इसका मतलब आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। याद रख लेना आप इस फॉर्मूले को, पहले बता रहा हूँ, यानी किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो क्या होती है, तो यहाँ से आप जब बहुत इजीली निकाल लोगे। तो यूनिट की बात करते हैं इसकी, यूनिट, तो यूनिट देख लो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, सो न्यूटन पर कूलम। एक यूनिट और होती है जिसके बारे में आपको जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, वो ये होती है वोल्ट पर मीटर, एक ये भी होती है, लेकिन इसके बारे में अभी आप याद मत रखो, अभी आपको जो है वो ये याद रखना है, न्यूटन पर कूलम।
क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती कहाँ तक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती कहाँ तक जाती है? 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कहाँ तक जाती है वो बात करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ से क्या पता चलता है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये पता चला, E वर्सेस R का ग्राफ बना लेते हैं, E और ये इस तरफ R, तो ग्राफ ऐसा ही तो आएगा, ये E और R। तो कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस को अगर मैं 2 गुना कर दूं, डबल कर दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हो गया? 4 गुना कम हो गया। 3 गुना डिस्टेंस बढ़ा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना कम हो गई? 9 गुना कम हो गई। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है। अब कहाँ तक हो रही है? मान लो मैं डिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यहाँ रखो इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट नीचे आता है तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होती है? इनफाइनाइट तक होती है। यानी जितनी आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होती है? इनफाइनाइट तक होती है। क्लियर? तो यहाँ से मैं जो 2 नोट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ वो आप याद रखना। तो हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि Q0 डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि Q0 विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है। एक तो ये, सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टिल इनफाइनाइट, यानी विद्युत क्षेत्र अनंत तक होती है। ये चीज याद रखना। क्लियर है? यहाँ तक पता चल गया इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये जो है वो आप नोट करिए फटाफट। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका जो देखो ये वेक्टर फॉर्म है, वैसे हम पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ, सिंपल है। वेक्टर फॉर्म में अपन क्या करते थे, फॉर्मूला मेरे पास में क्या निकल के आया था, E = KQ/R²। अगर वेक्टर की बात करें तो यहाँ वेक्टर लगाऊंगा, और ये भी क्या वेक्टर है, तो इसका मतलब वेक्टर है। तो मैंने चीज बताई थी, 2 चीज होती है किसी भी वेक्टर के पास, एक तो एक तो परिमाण, और एक क्या होता है उसकी दिशा। तो दिशा के लिए मैं क्या बताऊंगा? R लिख लिया, ठीक है। इस R को अपन चेंज कर सकते हैं, वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड R, और कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ में, बस ये Q हो गया। सेम अपन जैसे कहते हैं ना कूलम्ब्स लॉ में, वैसे ही किया मैंने इसमें भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। ये वही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत ही है ये। यानी मान लो मेरे पास में ये कोई सिस्टम है, यानी कोई निकाय है, एक्स वाई जो भी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे चार्ज रखे हैं। मान लो ये मेरे पास में Q1 चार्ज रखा है, यहाँ मान लो मेरे पास में Q2 रखा है, यहाँ मान लो मेरे पास में Q3 रखा है, यहाँ मान लो मेरे पास में Qn चार्ज रखे हैं, n चार्ज रखे हैं मान लो, ठीक है। ये अब मुझे क्या करना है, मान लो इस पॉइंट पे मुझे जो क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, कितनी है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा, आप क्या करो, Q0 चार्ज रखो यहाँ पे सीधा, Q0 चार्ज रखो। अब क्या करो आप, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये E1, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये E2, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये E3, और n चार्जेस होंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब वही वहां पे भी हमने क्या किया था कि किसी भी अगर आपको चार्ज, किसी भी अगर चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना था तो आप क्या करते थे, सभी चार्जेस के कारण फोर्स का क्या करते थे, वहां पे वेक्टर सम करते थे। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है, यानी इस पॉइंट पे जितने भी चार्ज है उन सभी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, सभी का आपको क्या करना है, वेक्टर सम करना है। क्लियर? सो E = क्या हो जाएगा, E1 + E2 + E3 से लेके कहां तक, En। अब वही E = क्या, KQ/R²। अगर यहाँ पे E1 है तो ये किसके कारण है, ये Q1 के कारण, तो KQ1/R², और ये क्या है इसका यूनिट वेक्टर, यानी इसकी क्या डायरेक्शन बताता है ये। इस तरीके से ये KQ2/R², KQ3/R², ठीक है ना। अब ये 0 1 क्यों, क्योंकि आपने को पता है देखो किस पे लग रहा है फोर्स, इस पे लग रहा है ना, किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण। सो ये इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब कुछ नहीं किया, K सभी से कॉमन आ रहा था, यानी 1/4πε0 कॉमन ले लिया। अब फिर यही बच गए मेरे पास में सब अंदर। अब उसके बाद में यही है, अगर मान लो मेरे पास में 2 चार्ज होंगे तो I = 2 ले लूंगा, 1 चार्ज होगा मेरे पास में तो I = 1 ले लेंगे। तो यही है, यहाँ पे देखो यही तो चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6,
तो इसी तरीके से मैंने इसको क्या दे दिया, एक सिंबल आई दे दिया। अगर 2 चार्ज होंगे तो 2 रखेंगे, 3 चार्ज होंगे तो 3 रखेंगे, ठीक है ना। और फिर उसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे सभी को। तो बस यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैंने पहले ही बताया था, इन पे बेस्ड हम जो है वो न्यूमेरिकल करते हैं। क्लियर कि दो, जैसा हमने न्यूमेरिकल किया था ना, ये वाले पॉलीगन टाइप के, ट्राइंगल वाले, इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन हम जो है वो करते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैंने आपको जो है वो कुलम्स लॉ की लिमिटेशन नहीं बताई, ठीक है ना। कुलम्स लॉ की कहाँ तक लिमिट है, यानी कितनी जो है उसकी सीमाएं हैं। तो सिंपल सा याद रखो, कुलम्स लॉ की जो है 2 सीमाएं मैं आपको बताता हूँ, आपको वही लिखनी है एग्जाम में। फर्स्ट तो ये कि कुलम चार्ज जो वैलिड है ओनली ऑन पॉइंट चार्ज, बड़े चार्ज पे जो है वो ये नहीं लागू जो है वो नहीं होता, यानी कि कुलम्स लॉ हमेशा बिंदु आवेश पे लगता है, बड़े आवेशों पे कभी नहीं लगता है। दूसरी कमी, जो दूसरी सीमा उसकी क्या है, दूसरी सीमा उसकी ये है कि दोनों ही चार्ज कहाँ पे होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए, यानी दोनों ही चार्ज क्या होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए। अगर दोनों ही चार्ज चल रहे हैं, कुलम्स लॉ नहीं वैलिड है, ठीक है ना, कुलम्स लॉ लागू नहीं होता है, यानी दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए। तो फर्स्ट बिंदु आवेशों के लिए, सेकंड दोनों चार्ज रुके हुए होने चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। तो आज की क्लास में फाइनली इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।